हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति, राजा के गुण, राजा के कार्य या राजा की दिनचर्या पढ़ी थी। और इस वीडियो में हम कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि साप्तांग सिद्धांत होता क्या है। साप्तांग सिद्धांत वो होता है जो किसी राज्य या किसी मानव को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होता है। देखिए, कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत क्या है। कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत का आशय मानव जीवन को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने राज्य का प्रतिपादन किया। उसके पश्चात विद्वानों की भांति उसे आवश्यक बुराई के रूप में ग्रहण नहीं किया, वरन वह उन्हें मनुष्य विकास हेतु आवश्यक समझता है। उनका मत है कि राज्य नहीं होगा और समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस का मत्स्य न्याय का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। यहाँ पे मत्स्य न्याय का मतलब या जिसकी लाठी है उसकी भैंस का मतलब है जो जिससे जीतेगा वो उसी से जबरदस्ती करेगा और किसी धन की हानि करेगा या कुछ भी कर सकता है। अब जिसकी लाठी है उसकी तो भैंस ही है, मतलब जबरदस्ती वाला काम होगा। तो इसीलिए कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति की और सामाजिक समझौते का सिद्धांत कौटिल्य ने दिया है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। राज्य कार्य को अधिक व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु वह राज्य का कार्य विभिन्न रूप में विभक्त करता है। इसे साप्तांग सिद्धांत कहते हैं। राज्य के अधिक व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु राज्य कार्य विभिन्न रूप में विभक्त कर साप्तांग सिद्धांत करते हैं राज्य को चलाने के लिए। यद्यपि कौटिल्य से पूर्व राज्य की प्रकृति संबंधी साप्तांग सिद्धांत प्रचलित था, परंतु अधिकांश विद्वानों ने कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित इसी सिद्धांत का समर्थन किया है। इससे पहले मनु ने साप्तांग सिद्धांत दिया था। हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि मनु का साप्तांग सिद्धांत क्या था, उसमें अच्छे से देखे थे, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट इसमें छठे अध्याय में राज्य के निम्नलिखित 7 प्रकृति पर 7 अंगों का वर्णन किया है। कौटिल्य का वो ग्रंथ क्या था, अर्थशास्त्र, जो बहुत फेमस ग्रंथ है। फर्स्ट है स्वामी अर्थात राजा। साप्तांग सिद्धांत में फर्स्ट होता है राजा। अगर राजा ही नहीं रहेगा तो फिर राज्य की देखभाल कौन करेगा, वहाँ के लोगों को कौन देखेगा। इसलिए राजा ने 7 अंगों में आचार्य कौटिल्य ने राजा या स्वामी को सबसे महत्वपूर्ण बतलाया। उनके मत के अनुसार एक श्रेष्ठ और सशक्त राज्य के लिए श्रेष्ठ शासक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा की दिनचर्या का, उसकी योग्यता का, प्रशिक्षण का, गुणों का, कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके अनुसार राजा श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न धार्मिक प्रवृत्ति, सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञा, सत्व गुण संपन्न, कृतज्ञ और महान उत्साही होना चाहिए। उसे उच्च उद्देश्य वाला, कार्यों का शीघ्र संपादित करने वाला, वृद्धजनों का सम्मान करने वाला, समस्त सामंतों में योग्य, परामर्शदाताओं की परिषद में बैठने वाला, परामर्शदाताओं को जानने की स्थिति मति, शस्त्र एवं शस्त्रगत मर्यादाओं को जानने का अभिलाषी, न्यासी तथा शील संपन्न होना चाहिए। आचार्य ने लिखा है कि वही राजा गुण संपन्न होता है जिसमें सुनने की इच्छा, सुनकर ग्रहण करने की, धारण करने की, जानने की तथा किसी भी चीज़ को जानकर तक वितर्क द्वारा निश्चित करने की इच्छा रहती है। शूरता का, अमरस से युक्त दीर्घकाय संपादन करने वाला, अर्थपूर्ण वचन बोलने में कुशल, स्मृति कुशल, प्रतिभा संपन्न, उन्नचित, शास्त्र चलाने में कुशल, संकट काल में शत्रु पर धावा बोलने में दक्ष, उपकार तथा अपकार में योग्य, बदला लेने वाला, सुदर्शी, दुर्भिक्ष आज दैवी विपत्तियों के समय प्रजा के लिए अन्न की व्यवस्था करने वाला, लज्जाशील, कार्य का परिणाम पहले से जानने में निपुण, परवर्ती परिस्थितियों के अनुसार आचरण करने में सचेत, संधि आदि का सम्यक जानता, शत्रु की कमजोरी के लक्षण तार जाने वाला, मृदुल स्वभाव वाला, प्रिय भाषी वाला, टेढ़ी ब्रूटी से सामान्यता न देखने वाला, मृदुल स्वभाव वाला, प्रिय भाषी तथा काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि दुर्गुणों से मुक्त पुरुष ही राजपद पाने के योग्य समझा जाना चाहिए। राज्य का प्राथमिक अंग राजा स्वयं होता है, परंतु उनके अतिरिक्त राज्य के अन्य अंग अमात्य अर्थात राजा, राज्य कर्मचारी, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र भी कम उल्लेखनीय नहीं है। मतलब राजा के अलावा अमात्य, राज्य के कर्मचारी, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड आदि मित्र भी कम उल्लेखनीय नहीं है, इनका भी कम वो नहीं है। सेकंड में आता है अमात्य, बोले तो मंत्री, राज्य कर्मचारी। आचार्य चाणक्य के मतानुसार ये अमात्य ही राज्य संस्था के मुख्य कर्मचारी होते हैं, जो पृथक पृथक शासकीय विभागों में अध्यक्षत्व करते हैं। अतः राज्य के कार्य में उचित सहयोग देने के लिए अमात्यों का होना परमावश्यक है। वो अमात्य कैसे होना चाहिए, प्रत्येक राज्य कर्मचारी को दूरदर्शी, बुद्धिमान, कर्तव्यनिष्ठ, कठोर, स्वामी भक्त, शुद्ध हृदय, उत्साही, प्रतिभावान, श्रेष्ठ वक्ता तथा कार्य कुशल होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य तथा राजा की परिस्थितियों की दृष्टि में रखकर ही की जानी चाहिए।
अमात्य जैसे उच्चतम राज्य पर प्रतिष्ठित करने से राज्य का मूलाधार ही शिथिल हो जाता है। अब है जनपद। जनपद मतलब दुर्ग, जनपद मतलब वहाँ की राजधानी वगैरह। कौटिल्य द्वारा उनके अर्थशास्त्र में प्रयुक्त जनपद शब्द का राष्ट्र के पर्यायवाची शब्द के लिए किया गया है, परंतु इस अवार्षणीय काल में जनपद से विभिन्न प्रकार की जातियों द्वारा बचे हुए प्रदेश का आशय ही ग्रहण किया जाता है। आचार्य के अनुसार किसी भी जनपद की सीमाओं पर तथा उनके मध्य प्रदेश में सुदृढ़ दुर्गों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। खाद्य में खाद्य सामग्री बहुतायत में उपलब्ध होने जैसे उस राज्य के मनुष्य तथा बाहर से आने वाले लोग सुगमता से अपना भरण पोषण कर सकें। सारे जनपद की जलवायु स्वास्थ्य वर्धक हो तथा देशवासी आरोपित करों को सहन करने की यथेष्ट क्षमता रखते हों। इसके बाद आता है दुर्ग। दुर्ग मतलब किला, जहाँ राजा राजा आचार्य चाणक्य के मत अनुसार प्रत्येक राजा को चाहिए कि वो अपने देश अथवा जनपद के चारों ओर सभी सीमाओं का सामरिक महत्व के प्राकृतिक एवं सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया। आचार्य ने तत्कालीन दुर्ग के निम्नलिखित 4 प्रकार बताए हैं। मतलब दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है औदक दुर्ग, जो पानी से भरा, मतलब बीच में दुर्ग है और चारों तरफ पानी से भरा है। देखिए, इन दुर्गों में चतुर्दिक पानी का भरा रखा जाता है। संभवतः दुर्गों के चारों और की सुरक्षा दृष्टि से गहरी और चौड़ी खाइयाँ खोद दी जाती हैं, जिससे शत्रुओं का नगर के दुर्गों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचना भी दूभर हो जाता है। मतलब बीच में किला है और चारों तरफ पानी है। सेकंड आता है पर्वत दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो अपने चारों ओर पर्वत श्रेणियाँ अथवा बड़ी बड़ी पर्वत शिलाओं द्वारा घिरे होते हैं, जिससे शत्रु शीघ्रता से या इतनी जल्दी आक्रमण न कर पाए, उसे आने में कोई कठिनाई हो। फिर थर्ड है वन दुर्ग। दलदल तथा कांटेदार झाड़ियों से युक्त वनों के बीचों बीच में खड़े किए गए सुदृढ़ दुर्ग वन दुर्ग कहलाते हैं। चारों तरफ वन होना चाहिए, कांटेदार झाड़ियाँ। उसके बाद है धानवन दुर्ग। चारों ओर जल तथा घास के अभाव वाले पूर्ण तथा मरुस्थलीय भूमि पर निर्मित दुर्ग को धानवर दुर्ग कहा जाता है। मरुस्थलीय मतलब बलुई एरिया होना चाहिए। जल तथा घास के अभाव, जल और घास का वहाँ अभाव होना चाहिए। मरुस्थलीय मतलब बलुई एरिया होनी चाहिए, वहाँ जल और घास नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के दुर्ग कौटिल्य ने बताए हैं। इसके बाद आता है कोष मतलब धन। आचार्य कौटिल्य ने राजा के पास एक स्थायी कोष का होना आवश्यक बतलाया है। कोष जिसमें यथेष्ट मात्रा में सोना चांदी तथा साथ ही मूल्य रत्नों का भी पर्याप्त संचय होता है। या तो राजा के पूर्वजों द्वारा संग्रहित अथवा स्वयं राजा द्वारा धर्मानुसार संग्रह करके एकत्रित किया हुआ होना चाहिए। कोष के अभाव में राजा के एक भी कार्य का पूर्ण होना संभव नहीं है। आचार्य ने यह स्पष्ट किया है कि राजा को अपने कोष में जनता से इस प्रकार धन एकत्र करना चाहिए और जैसा कि बगीचों से पके पके फल एकत्रित किए जाते हैं, मतलब कोष लेना चाहिए लेकिन उतनी मात्रा जितने कि वो लोग दे सकें। फिर है दंड। दंड मतलब अब जो अपराध उसको दंड तो मिलना चाहिए। दंड से आचार्य चाणक्य का आशय एक ऐसी सुसंगठित सेना से है जो कि राज्य की रक्षा के लिए एकत्र की जाती है। राज्य के इसी अंग पर उसकी स्थायी सुरक्षा भी आधारित होती है, अतः उसके साधन सेना में योग्यतम योद्धा होना चाहिए। इसे गंभीरता से ध्यान में रखते हुए आचार्य कौटिल्य ने पिता पितामह के समय से चली आने वाली परंपरा अनुसार भली भांति प्रशिक्षित वीर सैनिकों की सेना में आवश्यकता की बात पर बल दिया है। जब सैनिक रणस्थल में जाएं तो उसके परिवार में भरण पोषण की राज्य द्वारा अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी अपेक्षित होती है। सैनिकों में दुखों और यातनाओं के सहने, युद्ध कार्य में दक्ष होने, निरंतर अपरिमेय गति से आगे बढ़ते रहने तथा राजा की ही जय पराजय में स्वयं अपनी जय पराजय मानने की भावना का विद्यमान होना ही उतना ही परमात्मा वांछनीय है। इसके बाद है कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करने से विदित होता है कि कौटिल्य भी एक प्रकार के सावयव सिद्धांत में विश्वास करते हैं। राज्य की 7 प्रकृतियां उनके 7 अंग ही हैं। राज्य का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि ये राज्य के 7 अंग परस्पर समन्वय और व्यवस्था के अनुसार कार्य करें। प्रोफेसर अल्तिकर के अनुसार राज्य का अस्तित्व तभी बना रह सकता है और तभी तक ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है जबकि शरीर के अंग सुव्यवस्थित हों तथा एक दूसरे के साथ सहयोग करते हों। इसके बाद है आलोचना। कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना साप्ताहिक सिद्धांत की आलोचना की है। कौटिल्य के साप्ताहिक की आलोचनाएं की जाती हैं। राज्य के आवश्यक अंगों सार्वभौमिकता, प्रदेश और जनसंख्या का उसने कहीं वर्णन नहीं किया है। पहली आलोचना तो यही कि जनसंख्या का वर्णन नहीं है। इसके बाद सेकंड है आलोचकों का कथन है कि कौटिल्य ने सेना को भी आवश्यक अंग माना है जो नहीं मानना चाहिए, परंतु इसमें कुछ लोग का कहना है कि
राज्य की स्थिरता के लिए कोच, सेना और दुर्ग आदि का अपना महत्वपूर्ण स्थान इस आधुनिक युग में भी बनाए हुए है। थर्ड है, कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि इन अंगों द्वारा राज्य एक 5 शरीर वाला बताया गया, जो कि अनुचित है। और चौथा, इसमें प्रजातंत्र का कहीं भी आभास भी नहीं मिलता, मतलब इसमें राजे राजा का है, इसमें प्रजातंत्र का आभास नहीं मिलता। अब कौटिल्य के विचार हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। धन्यवाद।